आज से दिल्ली यूनिवर्सिटी का पहले बैच का फर्स्ट ईयर का पहला सेमेस्टर आज से शुरू हो गया। आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम था। एक कमेंट पहले आया है अम्बेडकर नामा पर, उस कमेंट से शुरू करता हूँ, बैकग्राउंड बनाऊंगा और उसके बाद बातचीत करूंगा। एक साथी ने लिखा है कि जो मिड डे मील खाना बनाती है उनको 1500 रुपए मिलता है पगार, सैलरी, और 40,000 रुपए कैसे जमा करेंगी अपने बच्चों को बीए कराने के लिए। गाहे बेगाहे हम लोग के पास फोन आते रहते हैं। आईआईएम, आईआईटी के फीस, मेडिकल कॉलेज के फीस इतने बेतहाशा बढ़ गए हैं कि एक आम आदमी के लिए देना मुश्किल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जहां मैं पढ़ा हूँ, सूरज जी पढ़े, तमाम लोग पढ़े, उस जमाने में 300-400 रुपए में हम लोग स्कूल कॉलेज फीस देकर पढ़े इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और मैक्सिमम 865 रुपए मास्टर्स में और 4,000 रुपए के आसपास पीएचडी में। मिला जुला के 10-12 हजार रुपए में पढ़ाई हो गई थी। हॉस्टल महज 1,000 रुपए में हम लोग रह लेते थे हॉस्टल में। अब 70,000, 80,000 ये फीस। हॉस्टल अगर जाए लेने तो 15 से 20,000 रुपए। मतलब एक आम छात्र को दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए 25 से 30,000 रुपए चाहिए। सरकार अभी लैटरल एंट्री को वापस लिया है और सामाजिक न्याय का हवाला है। सवाल यह है कि शिक्षा अगर महंगा हो जाए तो कौन उसमें पढ़ेगा। इसी भारत में, आजाद भारत में, लोग फ्री शिप पे वजीफा लेकर तमाम पढ़ते थे, फ्री में एजुकेशन होती थी। लेकिन आज सोचिए, आईआईएम में 40-40 लाख रुपए फीस है, आईआईटी में लाखों में फीस है, मेडिकल कॉलेज में लाखों में फीस है, और मेडिकल में अगर मास्टर्स करने जा रहे हैं तो करोड़, लोग कहते हैं करोड़ों में फीस है। क्या एक आम आदमी, एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का बच्चा इस तरह का, क्या ये फीस बढ़ पाए? बाबा साहब से शुरू करता हूँ। बाबा साहब ने जितने मेमोरेंडम्स लिखे, जितने ज्ञापन दिए, उन्होंने सब में शिक्षा को प्रायोरिटी पे रखा। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाया, सिद्धार्थ कॉलेज, मिलिंद कॉलेज खोला, भारत सरकार से 12 लाख रुपए लोन लिए, 16 बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा। लेकिन आरक्षण के नाम पे जो बचा कुचा आरक्षण है, सरकारी संस्थाएं ऐसे ही गायब हो रही है। लोग इकट्ठा तो हो जाते हैं लेकिन उसके पीछे उसका रिश्ता शिक्षा से, शिक्षा हाई क्वालिटी एजुकेशन। डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजी शिक्षा पर बल देते थे, तो शिक्षा से उनका रिश्ता है। और शिक्षा ही अगर महंगी हो जाए, उसकी क्वालिटी नहीं रहे, गुणवत्ता नहीं रहे, हजारों स्कूल बंद किए जा चुके हैं, तो आखिर उस सामाजिक न्याय को लेकर क्या झुंझुना बजाएंगे। डॉक्टर सूरज मंडल है, विनय भरत हैं, और दो साथी और जुड़ रहे हैं, बात करेंगे। सबसे पहले सूरज जी को फ्लोर दे रहा हूँ। जी सूरज जी। जी धन्यवाद रतन लाल जी। देखिए, अभी जो आपने कहा वो इशू बहुत गंभीर है। जून में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हरियाणा में जो एमडीके यूनिवर्सिटी है, उसमें फी हाइक को लेकर बड़ा एक आंदोलन हुआ। एनएसयूआई के तत्वाधान में ये आंदोलन था। क्या था फीस हाइक? तो 8,000 से लेकर बढ़ाकर 45,000 कर दिया गया। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के मैं अलग अलग कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर देख रहा था, उसमें 2 कॉलेजेस में बढ़ोतरी हुई है। एक तो आपके कॉलेज में बीकॉम का 14,000 से बढ़ाकर 80,000 तक, जिसमें बहुत सारे चीजें इंक्लूडेड नहीं है। यानी आपके यहाँ कोई स्टूडेंट अगर हॉस्टल में होगा या होगी तो उसके फीस इसमें नहीं इंक्लूडेड है। दिस इज जस्ट कॉलेज एंड ट्यूशन फीस। और अभी कुछ दिन पहले यानी कि जून में दिल्ली विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट फीस को इतना अधिक बढ़ाया गया था, जिसमें मात्र एक संगठन जो है, छात्र संगठन एसएफआई ने प्रोटेस्ट किया, और उसके बाद जो है वो फीस बढ़ाया गया था, जिसको रोल बैक थोड़ा किया गया। यानी कुछ 6,000 से बढ़ा के 23,000 किया गया था, उसको फिर घटा के 18,000 किया। लेकिन पीएचडी में फीस जो है 1100% बढ़ाया गया है, 1100%। और ये बढ़ोतरी जो है वो उसी तरह का दिखता है, उसमें एक पैटर्न है। मैं बाकी विस्तार से बाद में कहूंगा। हमारे और साथी जुड़ चुके हैं, सुधांशु जी हैं, डॉक्टर संदीप भी जुड़ चुके हैं, उनका ये। लेकिन
गंभीर बात दो है। पहली बात यह है कि गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस में फी बढ़ाने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि जो आम बच्चे जो है उनके अपने हैसियत से बाहर हो जाए उच्च शिक्षा। और पहले तो जी उन्होंने हैसियत से बाहर किया टेक्निकल यूनिवर्सिटीज को, यानी आईआईटी आईआईएम में जो दिल्ली का जो आईआईटी फीस स्ट्रक्चर है, आपने सही कहा, वो अब 42 लाख के ऊपर चला जाता है सेमेस्टर वाइज भी, और इसमें हॉस्टल वगैरह नहीं इंक्लूडेड रहता। तो और आईआईएम को उसी तरह से किया गया। दो तरह के आईआईएम इन्होंने गवर्नमेंट ने किया है, एक जो हाल में खुले उनके थोड़े कम है, और जो पुराने हैं उनका तो ये बढ़ा दिया गया है कि जैसे आप इसमें जाए नहीं। और एक बहुत दिलचस्प बात है ओबीसी को लेकर, इन तमाम जगहों में ओबीसी को, आपको पता है कि क्रीमी लेयर के नीचे जो है, जो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं उन्हीं को आरक्षण दिया जाता है। तो जाहिर है कि वो फाइनेंशियली भी कम हैसियत वाले लोग होंगे। अब इसमें जो फीस स्ट्रक्चर देखिए कहीं का भी, उसमें ओबीसी को जनरल कैटेगरी के साथ रखा जाता है, कोई रियायत नहीं है, किसी तरह का रियायत नहीं। तो ये सब तो मैं थोड़ी थोड़ी बातें रखा हूँ सभी स्पेयर से, लेकिन ये जी एक आज जो बहस का मुद्दा होना चाहिए वो ये है कि क्या इन बढ़ोतरी से सरकार ये समझती है कि जो इंस्टीट्यूशंस में खर्च होता है विल दे बी मेटेड, यानी कि अगर हिंदू कॉलेज में जितने प्रोफेसर हैं उनके फीस को छात्रों के उनके तनख्वाह को छात्रों के फीस से ले लिया जाए। जी नहीं, वैसा हो ही नहीं सकता है। कॉलेज चलाने का जो खर्च है, सरकार का जो पहले ग्रांट आता था जो कि अब लोन में तब्दील कर दिया गया है, वो बहुत अधिक है। इसमें एक दूसरी मंशा है, वो मंशा है कि कॉरपोरेट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के तरफ लोग जाएं, नंबर एक। और दूसरा, इसमें जो मनुवादी प्रवृत्ति है कि जो नीचे के तबके के कौन है, गरीब लोग कौन है? तो गरीब लोग सबसे अधिक वही है जिनको हम लोग दलित, पिछड़ा, आदिवासी कहते हैं, और इसके लिए वो जाति जनगणना नहीं करा रहे हैं। तो ये मैं और कल संदीप जी ने भी कहा था कि इस पर क्या, देखिए मेरी बड़ी गंभीर सोच है कि छात्र जो है अब उस तरह का उनमें जज्बा नहीं है। जब हमारे यहाँ बस पास की फीस बढ़ती थी, तो बस पास का रेट बढ़ता था तो हम लोग सड़कों पे आते थे, और 20 साल तक 12 रुपया 50 पैसे से नहीं बढ़ने दिया हम लोगों ने। लेकिन अभी क्या, छात्र जो अभी चुनाव शुरू होने वाला है, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का, हमारे दो साथी अभी हैं मौजूद जो अपने अपने कॉलेजेस में देख रहे हैं। कल हमारे कॉलेज में एनएसयूआई वालों ने एक पोस्टर लगा दिया तो उन पर एफआईआर किया गया है, और उसके पहले हर एक पोल पर एबीवीपी का झंडा था, वो स्वागत के लिए बना हुआ था। लेकिन अब जो है कल वो कुछ पर्चे बांट दिए और कुछ जगह चिपका दिया, उसके ऊपर कुछ छात्रों पर कार्रवाई की गई। ये तो अलग बात है। तो ये मैं चाहता हूं कि मैं और हमारे बहुत प्रबुद्ध और ताकतवर साथी सब अभी मौजूद हैं इस डिबेट में। संदीप जी हैं, डॉक्टर सुधांशु है, आप हैं डॉक्टर साहब, और झारखंड में डॉक्टर विनय जी अभी डॉक्टर हैं। संदीप जी, जी आप एक्टिविस्ट भी हैं। अभी आता हूँ, सुधांशु के बाद सब बात करूंगा। पहले स्टाफ काउंसिल में फीस वगैरह डिस्कस होता था, कोई फीस कहीं डिस्कस नहीं हो रहा है, बेतहाशा बढ़ाई जा रही है। टीचर स्टूडेंट में हलचल होता था, थोड़ा सा ही फीस बढ़े, 12.5 रुपया का डीटीसी पास लेकर हम लोग भी चले हैं दिल्ली में। हाँ, और अब तो वो चर्चा में ही नहीं, और कोई हलचल नहीं है। ये सामाजिक न्याय जो कह रहे हैं बार बार मोदी जी, वो कैसे 80,000 90,000 दे के 15-20,000 रहने का खर्चा दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी को पढ़ना हो तो 25 से 30,000 रुपया खर्चा होगा ना, कम से कम 25,000 होगा, 20 से 25,000 रुपया। एक आम आदमी जो कि 15 से 20,000, पहले तो ये था कि रिक्शा चलाने वाले का बच्चा भी ये उम्मीद कर सकता था कि हमारा बच्चा कॉलेज में जाएगा, बच्चा उम्मीद कर सकता था कि हम कॉलेज में जाएंगे। 100-200 रुपए फीस होते थे। अब ये फीस इस तरह से बढ़ रहा है, ये क्या मतलब, कोई हलचल नहीं है कहीं। जी ये बहुत ही विनाशकारी मामला है। खास करके ये जो व्हाट्सएप नैरेटिव से लोगों को प्रभावित किया जा रहा है कि क्या तुम सब कुछ फ्री में लोगे। वो जो जेएनयू की वाइस चांसलर है धूली उड़ी पंडित जो भी हैं, वो उन्होंने एक तो उनको
उन्होंने जब टैक्स पेयर का पैसा उनके जी घर जी से नहीं जा रहा है, वो हम लोग का लेकिन पैसा है टैक्स का। जी जी उन्होंने एक अखबार को साक्षात्कार में कहा कि अब आजकल के स्टूडेंट सब कुछ फ्री में चाहते हैं, जैसे वो लगता है कि इस देश की माँ हो गई हैं। उनको ये जानना चाहिए कि देश में शिक्षा और जो स्वास्थ्य है वो संविधान में कहाँ पे रखा गया है, किस लिए रखा गया है, देश का मतलब क्या होता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की वो जो कविता है कि देश संदीप जी जस्ट इंटरवेंशन ये जोड़ लीजिए साथ में कि वो भी उसी जेएनयू से पढ़ी। बिल्कुल फ्री में बिल्कुल पढ़ी थी। और फ्री में पढ़ी है, फ्री में पढ़ी है। निर्मला सीतारमन भी वहीं से पढ़ी है, वो भी वहीं से पढ़ी है, सब फ्री में पढ़ा हुआ है जी। हाँ वही नहीं, आज श्रुति कपिला ने एक लेख लिखा है कि पॉलिटिकल थिंकर्स हमारे, योगेंद्र यादव ने लिखा था कि कहाँ हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स क्यों नहीं है, तो उन्होंने उसकी रिप्लाई लिखी है। और ये लोग डाइवर्सिटी पॉलिसी पे जाके बाहर पढ़ते हैं ये, और ये तथाकथित ब्राह्मण जीन्स वाले लोग हैं। जीन्स, अब बताइए, अब कोई भी पढ़ा लिखा आदमी अपनी जीन्स पे घमंड करेगा, श्रेष्ठता बोध रखेगा? लेकिन अब ये ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे कि हमारा जीन्स ब्राह्मण है। तो अब दिक्कत यह है ना कि आपने सब लाभ उठा लिया और उसके बाद क्या है कि सारे संस्थानों को गिरा दो। ये मामला इसलिए है कि नीचे का तबका जो है वो ना पढ़ पाए, गुलाम बना रहे और चुनौती न मिले। और हमारी जो प्रिविलेज है, पूरा मामला ये जातिवादी है हर तरह से। तो ये एक जातिवादी साजिश है। मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि ये जातिवादी साजिश है और इसमें कोशिश ये की जा रही है कि सरकारी संसाधनों को तोड़ दिया जाए। कोविड जैसी अब अगर कोई महामारी दोबारा आती है तो मैं बता रहा हूं कि पिछली बार अगर 50 लाख लोग मरे थे भारत की आबादी के आधा % या 1% मान लीजिए, तो इस बार आप जान लीजिए कि सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। जो बीमार हुआ वो मर जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है। ये लोग अपने व्हाट्सएप कंटेंट पे लिख के भेजते हैं कि भाई सब कुछ फ्री में क्यों होना चाहिए। जेएनयू जैसी संस्थाओं के खिलाफ पढ़े लिखे लोग, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कहते हैं, मेरे जो सवर्ण साथी हैं वो कहते हैं सब कुछ फ्री में चाहिए। हम बोले कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहां से पढ़े हो? तो ये नैरेटिव जो गढ़ा जा रहा है, जो संघ के ऑफिस से गढ़ा गया है, जो नागपुर से गढ़ा गया है, यहाँ दिल्ली में झंडेवाला से गढ़ा जा रहा है, वो यही है कि अशोका यूनिवर्सिटी खोल दो, ग्रेजुएशन की फी 24 लाख रुपए है। बीए करने जाइए अशोका यूनिवर्सिटी, जिंदल यूनिवर्सिटी दिल्ली में, जो दिल्ली की पेरीफेरी पे है, वहां पे फी जो है 24 लाख रुपए, 8 लाख रुपए आप दे लेंगे। एक प्रोफेसर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा भारत में, ये स्थिति होने जा रही है। और आम आदमी को तो छोड़ दीजिए। और आम आदमी है कौन? आम आदमी की जाति है वो ज्यादातर एससी है, एसटी है और ओबीसी है। तो मेरा यही कहना है कि ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है और इसमें कुछ लोगों को, इन लोगों ने, इस तरह के लोग हैं जिनको शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, उन्होंने इसी सरकारी संस्थाओं से पढ़ाई की है और पढ़ने के बाद वो उन्हीं को गिराना चाहते हैं। गिराना इसलिए चाहते हैं क्योंकि इससे वो संभावनाएं बन रही हैं कि गरीब तबका, जो नीचे की जातियां हैं, जो वर्ण व्यवस्था में जो तथाकथित नीचे की जातियां हैं, वो कहीं ऊपर आ गई। तो ये इनको डर है कि इनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो हकीकत का हो जाएगा और उनका बढ़ के उनके जनसंख्या के अनुपात में हो सकता है। हालांकि बहुत पीछे है हकीकत, लेकिन फिर भी ये इतने भयभीत और अपने भय में ये कुछ भी करना चाहते हैं। सुधांशु जी, आप तो डूटा लीडर भी हैं, अभी डूटा के वाइस प्रेसिडेंट हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जहां अंडर ग्रेजुएट कोर्स में सबसे ज्यादा स्टूडेंट आते हैं। थोड़ी सी फीस भरने पर हंगामा हो जाया करता था। अभी IIM मेडिकल कॉलेज तो छोड़िए, वहां तो हम लोग कल्पना से भी परे है, अशोका में भी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं। क्या डूटा में और जो ट्रेड यूनियन है टीचर्स का, उसमें कोई हलचल है, कोई एजेंडा पर है ये सब चीज? नहीं, एजेंडा में तो शिक्षा भी है। पिछले मीटिंग में एग्जीक्यूटिव में इसकी चर्चा हुई है, क्योंकि लगातार खास करके लॉ और बीटेक वाला तो पिछले साल ही आ गया था और तभी से हम लोग लगातार इसको शोर मचा रहे हैं। देखिए मुश्किल क्या है कि ये दरअसल क्या है कि अब चूंकि हम लोग बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के युग में रह रहे हैं, तो सीधा सीधा तो एकलव्य का अंगूठा काटा नहीं जा सकता। तो फिर लेकिन एकलव्य का अंगूठा काटना तो है, उनको आगे कैसे बढ़ने, तो उसके अब कई तरीके बनाए जा रहे हैं और उसमें सरकार पॉलिसी बना रही है और विश्वविद्यालय और जितने तरह के मतलब देश भर के विश्वविद्यालय हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली विश्वविद्यालय, सब जो है उस पॉलिसी के पीछे भाग रहे हैं। क्या पॉलिसी बना? सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, जो प्राइम टाइम शिफ्ट था और जिसके ऊपर कम से कम, चूंकि ये पॉलिसी आज की नहीं है, लगभग 8-9 साल पहले, मतलब मोदी जी के आने के बाद 8 साल पहले जो आया कि हेफा के तहत जो है लोन दिया जाए। 2 तरह का स्ट्रक्चर लेकर आ रहे थे।
एक तो आप जानते हो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के नाम पर कुछ सिलेक्शन करके कुछ इंस्टीट्यूशन का, उसमें 10 सरकारी और 10 प्राइवेट थे, वहां पर फंड दिया गया। जब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी उसमें सेलेक्ट हुआ था तो काफी लोग, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जेएनयू भी उसमें सेलेक्ट हुआ था, तो लोग बड़े खुश थे कि चलो 1,000 करोड़ रुपया एक इंस्टीट्यूशन को मिलेगा तो काफी हम फ्लोरिश करें। लेकिन तब लोगों को ये शायद पता ही नहीं था कि वो ये इस रिस्ट्रिक्शन के साथ वो 1,000 करोड़ रुपए आ रहा है कि जो पुराने सिस्टम है उसके ऊपर आप उस पैसे का 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस मिला पुरानी मेहनत पर, लेकिन पुराने संस्थानों में जैसे मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की पुरानी संस्थाएं या कॉलेजेस है, उसके ऊपर उस 1,000 करोड़ रुपया से 1 रुपया आप खर्च नहीं कर सकते जी। नए तरह के कोर्सेज और नए तरह के डिपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं, पता नहीं उसका कितना रेलिवेंस है और नहीं है, उसकी कोई चर्चा नहीं है। प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, उसमें उसका क्या प्रतिफलन होगा, क्या रिजल्ट आएगा, उसकी अभी कोई चर्चा नहीं। और आपको बताऊं, ये 1,000 करोड़ रुपया ये जेएनयू को भी मिला था, जो आज हाथ मतलब कहना चाहिए, मुझे लगता है कहीं देना चाहिए, कटोरा फैला के। जब जमीन बेचने की स्थिति आ गई तो लगभग वही स्थिति है उनकी। तो पहला वो तो एक चीज वो था। दूसरा आया हेफा, तब भी हम लोगों ने काफी विरोध किया। आप जानते हैं डूटा के एजेंडे पे ऑलवेज रहता है हेफा का, अभी भी है, अभी वाले भी जो लास्ट प्रोटेस्ट यूजीसी में किया था तब भी हेफा का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई चूंकि ये जो है पूरा एक प्राइम टाइम शिफ्ट है पॉलिसी लेवल। अब तक भारत की शिक्षा अनुदान आधारित थी और अब उसको इस सरकार ने लोन आधारित कर दिया। अब लोन आधारित जब आप शिक्षा को करेंगे तो उसके ये प्रतिफलन होने हैं, जो होना, ये यही चीजें तो हम चिल्ला चिल्ला, आप याद करिए जब आपके कॉलेज के अंदर हम लोग प्रोटेस्ट करने, धरना करने जाते थे, ऑटोनोमस कॉलेजेस बनाने की जो कोशिश हो रही थी, तो तब भी हम यही कह रहे थे कि अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली यही होगा जो होगा कि भाई 80,000 फी हो जाएगी। शिक्षक को भी अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो धीरे धीरे उनको भी समझ में आएगा, जो लोग शायद किसी पार्टीबंदी और किसी वजह से नहीं बोलते होंगे। लेकिन जब 80,000 85,000 फी होने लगेगा, 1 लाख फी होने लगेगा, तो उसका दूसरा जो परिणाम है मैं वो बताना चाह रहा हूँ। जो मैंने कहा कि एकलव्य का अंगूठा अब आप सीधे सीधे नहीं काट सकते हो, तो अब कोशिश ये की जा रही है कि वो संस्थाएं जिनका देश भर में और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान है, उसको कैसे खत्म कर दिया जाए, या उन संस्थानों में इन गरीब के बच्चों को, SC ST OBC के बच्चों को पहुंचने से रोका जाए। 2 तरह के खेल चल रहे हैं और उसी का देखिए 2-3 स्टेप्स बहुत शानदार तरीके से चले। आपको मैं बताऊं, CUET हम लोग देख रहे हैं, हम लोग विश्वविद्यालय का हिस्सा हैं। 16 जुलाई दिल्ली यूनिवर्सिटी शुरू हो जाता था, आज 29 तारीख को शुरू हुआ है, जबकि अभी भी कई सारे कॉलेजों की सीटें नहीं भरी गई। पिछले 3 साल में लगातार 4,000 5,000 सीटें खाली रही, अक्टूबर और नवंबर तक एडमिशन्स गए। उसका दुष्परिणाम क्या हो, सब जगह जो है कक्षाएं छोटी हो गई। और कक्षाएं छोटी होने से भी जो महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो अगर किसी बच्चे का एडमिशन ही अक्टूबर तक होगा तो वो क्यों इंतजार करेगा दिल्ली विश्वविद्यालय में रुकने के लिए। तो जो अच्छे बच्चे हैं, जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी है या मान लीजिए नहीं भी अच्छी है, उनके आसपास के जिस विश्वविद्यालय में उनको जगह मिल रही है वो ले रहे हैं एडमिशन। तो पहला तरीका क्या है, दिल्ली विश्वविद्यालय की पहचान क्या थी, देश के जितने क्रीम बच्चे थे वो आपको ऑप्ट करते थे, दिल्ली विश्वविद्यालय को ऑप्ट करते थे। तो ऐसा तो नहीं है ना, रिजल्ट में शिक्षकों की भूमिका है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका है, एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका है, तो बच्चों की भी उतनी ही भूमिका है। जब सारे अच्छे बच्चे, आप चूंकि आप एडमिशन देर से कर रहे हैं तो बच्चे इधर उधर हो रहे हैं, तो आपको अच्छे बच्चे नहीं मिल रहे हैं, तो पहला तो वहां पे आपको कमजोर कर दिया गया। काम क्या कर दिया गया, जो एक नया कोर्स स्ट्रक्चर NEP के नाम पर लाया गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आप भी पढ़ा रहे हैं, सूरज जी भी पढ़ा रहे हैं और हम भी पढ़ा रहे हैं, हम तीनों लोग पढ़ा रहे हैं, हम तो कम से कम जानते हैं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। क्या हमें नहीं लगता जिन भी शिक्षकों ने इस विश्वविद्यालय में पिछले 15-20 साल 25 साल पढ़ाया, उन सबको पता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और जो पढ़ा रहे हैं उसका अब कितना रेलिवेंस बच गया है। ऑनर्स कोर्सेज को, जो हमारा एक तरह से फ्लैगशिप प्रोग्राम्स होते थे दिल्ली विश्वविद्यालय के, कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ लीजिए, हिंदी ऑनर्स पढ़ लीजिए, पॉलिटिकल साइंस पढ़ लीजिए, साइंसेज पढ़ लीजिए, ऑनर्स कोर्सेज का जो था उसको पूरा खत्म कर दिया गया एक तरह से। जहां हम लोग लगभग 6 क्रेडिट का पेपर पढ़ाते थे, 5 लेक्चर प्लस 1 ट्यूटोरियल। अब पता नहीं हमारे जो लोग लिसनर है कितना समझ पाएंगे, उसको घटा के 3 लेक्चर 1 ट्यूटोरियल कर दिया गया। और उसके बदले में आप लेकर के आ रहे हो सेक वेक, पता नहीं ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं, साबुन बनाओ, लिपस्टिक बनाओ, पता नहीं योग करो, जिसकी ये सारी चीजें, मैं किसी चीज का विरोधी नहीं, लेकिन सवाल क्या है कि क्या इसको इतनी जरूरत है कि आप इसके मतलब आप किसको खत्म करके कर रहे हो। जो ऑनर्स कोर्सेज है उसको खत्म करके आप ऐसे कोर्सेज ला रहे हो जिसको बच्चे महीने 2 महीने की ट्रेनिंग लेकर कहीं भी पढ़ सकते हैं।
आप मुझे बताइए, आप और हमको या हमारे बच्चों को या जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनको योगा अगर सीखना है तो सब जगह लोग योगा सिखा रहे हैं, वहां जाके नहीं सीख सकते क्या? जरूरी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ही उसको सिखाए? या मान लीजिए जो एक मतलब 10-10 क्लासेस की जो पेपर्स दे दिए गए, और एक और पॉइंट लीजिए, जो एग्जामिनेशन पैटर्न और उसकी जो सूचिता थी, दिल्ली विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन पैटर्न की जो सूचिता थी, जिस तरीके से उसको कॉलेजों को दे दिया गया और कॉलेज के ऊपर ही मतलब पूरा का पूरा पेपर जो है कॉलेज मार्क्स कर रहा है, लगा रहा है, तो उसका क्या होने वाला है सबको पता है। तो और ये चीजें आप याद करिए, तो ये चीजें स्कूलों में भी इसी तरीके से शुरू की गई थी, अब इसको विश्वविद्यालयों में लाया गया। मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में हम आप इसलिए उदाहरण दे रहे हैं, मुझे लगता है पूरे देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालय की हालत लगभग यही होगी। जब दिल्ली विश्वविद्यालय को नहीं छोड़ा तो औरों का क्या होगा। और अब आ गया कि एक तो आप एडमिशन लेट ले रहे हो, कोर्सेज आपके कमजोर हो गए हैं, डिसिप्लिन कमजोर हो गए हैं, पढ़ाई का तरीका कमजोर हो गया, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आपको अठन्नी नहीं मिला, ना टीचर्स मिले हैं अभी तक। हम लोग रोज चिल्ला रहे हैं कि भाई हमें टीचर्स दो, वो मिले नहीं, नॉन टीचिंग की मिलने की कोई चर्चा नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे 25 पैसे किसी विश्वविद्यालय को देश भर में नहीं दिया गया। और आश्चर्य ये है, आप देखिए इस चीज को हम लोग को यहाँ हाईलाइट करना चाहिए कि जब ओबीसी रिजर्वेशन इस देश में लागू हुआ, देश भर के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो पूरे देश ने जो है आसमान सर पे उठा लिया कि किस कमरे में बिठाएंगे, हमारे कमरे की संख्या 30 है जी, 30 बच्चे बिठा सकते हैं हम, हमारे पास रूम्स नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम ये नहीं करेंगे, सारा हंगामा हुआ। और उस समय की यूपीए 1 सरकार ने, अर्जुन सिंह जी ने, और उस यूपीए 1 ने 1400 करोड़ रुपया दिया देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में। आप और हम जानते हैं कि कितने कॉलेजों ने कितने कमरे बना लिए और कितनों ने टाइल्स और चमका के कमरे चमक गए, सबको देखा है। तो आज उस 30 वो जो 54% बढ़ा वो तो सरप्लस हुआ ही, मतलब जो टीचर टॉट रेशियो है जिस वो उस समय मान लीजिए कि जब सरकारों ने पैसे दिए थे तो आप कमरे बढ़ाकर टीचर टॉट रेशियो और टीचर्स भी दिए उस समय सरकार, लगभग 4800 पोजीशंस जो आज अपॉइंटमेंट हुए हैं इस दौर में, वो दिए तो उसी समय गए थे। वो सारी चीजों को आप दिया इसलिए गया था ना कि भाई टीचर टॉट रेशियो जो 20:1 का है वो बना रहे, नहीं किया गया तो उसको भी और उसके ऊपर से आपने क्या कर दिया, 25% ईडब्ल्यूएस ला दिया। तो जो 30 बच्चे की क्लासरूम हुआ करती थी आज के दिन में वो 75 बच्चों में कन्वर्ट हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर भी रिगर जो है एकेडमिक रिगर्स कमजोर हो गए। तो बड़े पैमाने पे आपने क्या किया, विश्वविद्यालय को छिन्न भिन्न कर दिया। अब उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, कहते हैं ना करेले में क्या, एक तो करेला ऊपर से नीम पका, अब आप फी बढ़ा रहे हो। आपका सारा कैरेक्टर बर्बाद हो चुका है, आपका डिसिप्लिन बर्बाद हो चुका है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर हो चुके हैं, और तब आप उसके ऊपर फी बढ़ा रहे हो। इसका क्या मतलब है कि भैया एक चीज बताइए, दिल्ली विश्वविद्यालय में आने वाला बच्चा, हम आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे, नेताओं के बच्चे सारे आकर पढ़ते थे और सब जाकर अपने अपने घरों में वो कहानियां बताते, तभी तो हमारी आपकी इमेज थी कि भाई दिल्ली विश्वविद्यालय है ये, इसको इतनी आसानी से इसके ऊपर हाथ नहीं डालना। क्यों? क्योंकि सबके बच्चे यहाँ पढ़ते थे, सबको पता था कि ये टीचर्स पढ़ाते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सिलेबस अच्छा है, हर 3 साल में सिलेबस जो अप टू डेट होता है, एकेडमिक काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, DUTA जैसी संस्थाएं जो शिक्षकों के लिए तो लड़ती है, हायर एजुकेशन की सारी चीजों के लिए लड़ने वाली संस्थाएं बनी थी जी। इन सबों को जब कमजोर कर दिया गया और उसके ऊपर से अब आप कह रहे हो कि हम पैसा भी आपसे ज्यादा लेंगे, फी ज्यादा वसूलेंगे, तो इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है वो कहना क्या चाहते हैं। सिंपली एक ही चीज है कि भैया ऐसा है, अब इस विश्वविद्यालय को छोड़ो तुम लोग, और धीरे धीरे, चूंकि देखिए जिसका भी अभी संदीप भाई नाम ले रहे थे, जिंदल हो, अशोका हो, कितना भी, अगर मैं आज से 4 साल इवन 5 साल पहले तक के भी दिल्ली विश्वविद्यालय को उठा लिया जाए तो ये अशोका और जिंदल की हैसियत थी क्या कि हमें टक्कर दे सकता। और अगर किसी बच्चे को ऑप्शन में दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिंदू कॉलेज मिलता और दूसरे ऑप्शन में अशोका यूनिवर्सिटी मिलता तो उसकी प्रायोरिटी हिंदू कॉलेज होती ना। तो आपने क्या कर दिया, कमजोर कर दिया सारी चीजें। डॉक्टर विनय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची में आप पढ़ाते हैं, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के तो हाल सुन ही लिया, आपके यहाँ क्या चल रहा है, कुछ ठीक ठाक है? सबसे पहले तो आपको झारखंड से जोहार पूरे मंच को देता हूं, और मैं उस राज्य से बिलोंग करता हूं जिसकी स्कूल ड्रॉप आउट रेट पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो झारखंड में। ये एक राज्यसभा सांसद ने प्रश्न किया था तो वहां से ये उत्तर निकल के आया कि सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट रेट झारखंड में है। रीजन आपको पता है, एक केंद्र सरकारों की कॉलोनी है झारखंड, जहां से मिनरल खनिज हमारा, खजाना तुम्हारा शुरू से रहा है, और जंगलों में रहने वाले ट्राइबल बच्चे 8वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते होटलों में बर्तन मांजने पहुंच जाते हैं।
तो वो ड्रॉप आउट रेट्स का कारण है। ऐसा हमारा देश है, एक माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडिया। अगर हम झारखंड को लेंगे तो शायद दिल्ली से अगर फोकस झारखंड की तरफ शिफ्ट करते हैं तो शायद झारखंड तमाम पिछड़े जो स्थिति है भारत की उसको रिप्रेजेंटेशन देता हुआ नजर आता है। आप प्रोफेसर साहब सुधांशु सर ठीक ही कह रहे थे कि ये जो शुरुआत हुई थी तो हमने भी झारखंड से बड़ा विरोध किया था। ये सेमेस्टर सिस्टम जो सेमिस्टर सिस्टम की तरफ निकला है बाहर, वहां से इसको उसके बाद ऑटोनॉमी देना और जबरदस्ती ऑटोनॉमी को थ्रो करना कि आपको लेना ही पड़ेगा ऑटोनॉमी। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है फिर भी B++ पता नहीं नैक ग्रेडेशन कहाँ से कैसे मिलता है, उसका आज तक वो सीक्रेट समझ में नहीं आया कि A+ B++ क्या होता है। और तो और झारखंड में एक और बड़ी विचित्र चीज नजर आ रही है आपको, जो एक्रेडिटेशन का मामला है। यहाँ का जो सबसे प्रीमियर कॉलेज है सेंट जेवियर्स कॉलेज, जहाँ से मैं प्रोडक्ट हूँ जहाँ का, उसको रैंकिंग में पता नहीं क्यों कैसे नीचे कर दिया गया। आई डोंट नो कि उनका वो जो रोमन कैथोलिक एसोसिएशन है शायद उसकी वजह से मिशनरी संस्थानों के ऊपर भी एक अटैक चल रहा है कि वो सब कुछ अच्छा होते हुए भी नीचे, और जो एकदम खत्म सा कॉलेज एकदम उसको ऊपर रैंकिंग आ रही है। तो ये तो खैर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर एक अलग से बन रही है। दूसरी चीज की जहां आप दिल्ली में है, जेएनयू की जमीन पर अडानी की नजर पड़ चुकी है, यहाँ पर भी जो है मामला उससे अलग नहीं है। और सबसे बड़ी चीज में मुझे ये लगता है कि जो ये सिस्टम है एनईपी, पहले तो इस एनईपी का जो 2020 से 2024 में हम पहुंच गए। हमारे विश्वविद्यालय एनईपी बड़े आबरू होकर कि हम शायद मतलब झंडा बरदार हों एनईपी को आजमाने के लिए 2023 में हमने अपनाया और बाकी कॉलेजेस थोड़ा हमको फॉलो करते 1 साल बाद अपना रहे। तो अभी तक शिक्षकों को समझ में नहीं आ रहा, खुद शिक्षक ही नहीं समझ पा रहे। बुंडू कॉलेज के, तमाड़ और इस तरीके के जो लोहरदगा और गुमला जैसे जिले हैं, वहां के शिक्षक बोल, ए विनय भाई एनईपी का होला भाई, ठीक से समझावा। अब वो एनईपी उनको ही समझ में नहीं आ रहा है शिक्षकों की, ये एससीसी सेक्स सब्जेक्ट क्या है और वॉलंटरी वो वीओसी क्या है, वो तो अलग मामला है। और हाँ, उसके बाद ये सारी चीजों के बाद अगर समझ भी जाते हैं तो अब हमको ये नहीं समझ में आता है कि जो आप मल्टी एग्जिट पॉइंट बनाए कि फर्स्ट ईयर कर लिया तो सर्टिफिकेट लेके उड़ लीजिए, सेकंड ईयर कर लिया तो डिप्लोमा लेके उड़ लीजिए, और थर्ड ईयर कर लिया तो ग्रेजुएट लेके, और फोर्थ ईयर करेंगे तब आपको ग्रेजुएट विद रिसर्च वाली डिग्री लेके ऑनर्स वाली डिग्री मिलेगी। यानी कि जिन बच्चों के ऊपर पहले बाध्यता थी तो वो 3 साल उन ऐसे भी बेचारे अगर आ गए हैं तो ये उत्तरदायित्व होता था कि यूनिवर्सिटी में शिक्षक उनको पढ़ा लिखा करके एक डिग्री के साथ, समुचित डिग्री के साथ बाहर भेजे। अब वो 1 ईयर के लेके झुंझुना उसको बनाना क्या है। मैं कल भी इस बात पे, कल आपने एक बहुत अच्छा विमर्श किया जो कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 को डाइल्यूट करता हुआ नजर आता था, उस पर आधारित है। और आज आपने आर्टिकल 21A को उठाया है मामला, जो जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। तो ये चीज जो हमको समझ में आ रहा है कि जो पहले जो शिक्षा जो बुनियादी हक है हमारा, उसको हम देखते हैं तो हमको ये दिखता है कि भाई ये जो एग्जिट पॉइंट आप बना रहे हैं, वो बच्चा सर्टिफिकेट लेके जाएगा क्या, करेगा क्या। तो एक मैंने बात मुझे समझ में आती है, जो अभी एक वो इस किताब को आपके मंच पर रखता हूँ, ये नोआम चॉम्स्की की बुक जो है ऑप्टिमिज्म एंड डिस्पेयर, इसको मैं पढ़ रहा था इस किताब को, और इसमें बड़े खतरनाक चीज वो उन्होंने लिखा है। उससे थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो एडुकेशन जो अभी है, जो टोटली ये एडुकेशन है, वो जो व्यवसायीकरण इसका जो हो रहा है, उसमें जो उनको चाहिए नहीं, उनको जो टैलेंट, जैसे मैं भी सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट रहा हूँ और 6 रुपया हमारा फीस लगता था महीने का, वहां से पढ़ा हुआ हूँ। और फिर बाद में राजीव गांधी ने नवोदय विद्यालय के थ्रू एक क्रांति किया, वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन आज उसी स्कूल में मैं देखता हूँ 1-2 शिक्षक पढ़े, जिस समय हमारे सरकारी स्कूल में 30 शिक्षक हुआ करते थे। अब हमारे में जो सबसे जो सही बात है, मैंने देखा अपनी आंखों से कि जो पान बेचते थे और रिक्शा पुलर थे, दोनों के बच्चे IIT, सुधांशु नाम है मेरे उस मित्र का जो IIT में है, वो लड़का उस सरकारी व्यवस्था की वजह से IIT में पढ़ करके अभी वो अमेरिका में है और वो अच्छी जगह पर काम कर रहा है। आज क्या वो स्थिति को हम देख पाएंगे? वो चाहते ही नहीं कि जो टैलेंट है, जो गरीब तबका है हमारा है, वो उसके गरीब तबकों के अंदर टैलेंट, अब वो तो उन्होंने ये टॉमस ग्रे ने पोएम भी लिख दिया है, उसमें लिखा है कि भाई जो प्रतिभाएं हैं वो किसी चीज की मोहताज नहीं होती, किसी भी घर में प्रतिभा पैदा हो जाती है, भले अनसंग हीरोज की तरह वो निकल पड़े दुनिया से। तो वो जो बच्चे हैं हमारे प्रतिभावान बच्चे हैं, वो तो एक सीमित 15% वाले में सिर्फ है नहीं, वो तो ST में भी है, SC में भी, OBC में, सारे तरफ फैले हुए हैं। और आर्थिक आधार पर हम हैव नॉट्स वाले श्रेणी में आते हैं मैक्सिमम बच्चे। वो बच्चे जब वहां पहुंचेंगे ही नहीं तो अल्टीमेटली क्या होगा कि NEP का जो एग्जिट पॉइंट है, बाबू हो गया एक साथ, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, सेकंड डिग्री में जाने सर्टिफिकेट लो। नहीं, और विनय, हाँ, कॉलेज के मुंह देख लेला ना,
देख ले ला, चला चलो चलो हो गई। और बाद का बाकी सर्टिफिकेट पकड़ा हाथ में और तू देखा डिलीवरी बॉय की जरूरत बोए क्या हम प्रोफेसर्स कॉलेज यूनिवर्सिटी में सत्य की खोज के लिए पढ़ाने जाते थे, अल्टीमेट सीकिंग रिसर्च के लिए जाते थे। क्या हम उन अडानी के अंदर में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके उस टैलेंट को जो आईटी बन सकता है, बेचारा पैसा नहीं है तो उसको प्रलोभन दे रहे हैं आप। हर एक साल प्रलोभन दे रहे हैं छोड़ने के लिए। एक साल में अरे अमेजोन का आपका डिलीवरी बॉय का ऑफर आपको, और कंपनियां प्लेसमेंट लेकर के हाजिर, क्या ऑन कैंपस प्लेसमेंट है भाई। यूनिवर्सिटी का काम प्लेसमेंट का कब से हो गया? यूनिवर्सिटी का काम रोजगार देने का कब से हो गया? जो काम सरकारों को करना था यूनिवर्सिटी को एजेंट्स के थ्रू आप कर, क्या हम लोग एजेंट बनाना है आपको? अडानी के एजेंट नजर आते हैं हम शिक्षक? एक सवाल आप सब लोगों से, कॉमन सवाल जी। जो सुधांशु कह रहे थे, मैंने उनको टोका कि एक राउंड इस पे लूंगा। जिनको इफेक्ट कर रहा है हलचल नहीं है, जिनको वोट देते हैं वहां भी हलचल नहीं। 3 बार भारत बंद हो गया 18 से लेकर 24 तक, हर 2 साल पे एक बार बंद हो गया तकरीबन एवरेज। और इन मुद्दों को लेकर कोई बहस नहीं है, कोई सार्वजनिक बहस नहीं है। इंटेलेक्चुअल क्लास को छोड़ दीजिए जो थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं, जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग बात समझे, कोई बहस नहीं है। पॉलिटिकल क्लास की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं। मेरे पास एक यादव फैमिली के यादव व्यक्ति का फोन आया, ये IIM में बेटे का एडमिशन हो गया, 40 लाख रुपए चाहिए। तो कहा कि हमने कहा कि बैंक चाहिए, बोला कि इतना प्रॉपर्टी नहीं है कि हमको लोन मिल सके। अब लोन भी आपको नहीं मिल सकता है एजुकेशन का, तब भी कोई हलचल नहीं है, कोई सवाल नहीं है। क्या नेता में ना समाज। जी रतनलाल जी, जो 1-2 आंकड़े मैं दे देना चाहूंगा, आप कृपया गौर से इसको सुनिएगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में रिपोर्ट आया है कि 2018 से के दरमियान, यानी जब से ये सरकार आई है, पहला दूसरा तीसरे राउंड में है, जो ड्रॉप आउट रेट्स है, यानी कि 70% लोग बच्चे अपना क्लास 10th पूरा नहीं कर पाए हैं। 70% ऑफ द टोटल इनपुट जो था स्कूल्स में, वो क्लास 10th आते आते ड्रॉप आउट हो गया, खत्म हो गया। और 40% इंडिविजुअल्स जो है रूरल इंडिया के, उनको आगे का फर्दर हायर एजुकेशन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। और जो एक जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी सेंटर ने रिसर्च किया है, उनके अनुसार जो ट्यूशन फी बढ़ाया गया है नरेंद्र मोदी के सरकार के आने के बाद, वो 169% है जो गवर्नमेंट और अदर इंस्टीट्यूशन से उसमें बढ़ाया गया है। कुल मिलाकर ये है कि जो अभी इस बार जो केंद्र सरकार का बजट आया, उसमें आपने देखा होगा कि 2.3% जो शिक्षा के लिए दिया गया, उसमें भी पिछले साल से कम किया गया। तो अब क्वेश्चन उठता है, जो बात अभी आपने कही कि हु विल एड्रेस दिस। बच्चे पढ़ने चाहिए। अभी मैं था तेलंगाना में, 2-3 जगह बड़ी सभाएं थी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में भी था, और जो छात्र हैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ, अपने कॉलेज में पूछा हूँ। मेरे कॉलेज में एक होगा उनका बैकग्राउंड संघ का, उसने कहा कि सर कॉलेज का तो नहीं बढ़ा है फीस। तो हम बोले देखिए, मैं उनको उदाहरण दिया कि आप गांव से हैं कि शहर से। गांव में कच्चा घर में जब चोर सेंध मारता है, तो ये देखने के लिए कि घर के लोग जगह है कि नहीं, वो एक लाठी में हड़िया बांध के अंदर देता है पहले, कि अगर घर का लोग जगह होगा तो ये सोचकर कि चोर घुस रहा है, लाठी चलाएगा, और वो चोर को पता चलेगा, नहीं चलाएगा तो चोर घुसता है उसके बाद। हिंदू कॉलेज और दौलत राम कॉलेज में, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जो एस्ट्रोनॉमिकल फी हाइक किया गया है, वो यही एक एक्सपेरिमेंट है कि जो एक कौम है जो अब मुर्दा कौम बन चुकी है, छात्रों की कौम, युवाओं की कौम, जो कि अफीम का जैसे नशा चीन में था एक समय विदेशियों द्वारा, आजकल वो जो वर्चुअल वर्ल्ड में जीते हुए, मोबाइल वर्ल्ड में जीते हुए, वो पूरे दुनिया से कट ऑफ है। अपने पेरेंट्स की दिक्कतों को उनको नहीं पता चल रहा है। उनसे मैंने क्लास में पूछा कि आप अगले साल अगर अचानक आता है एक इंस्ट्रक्शन कि इस बार 13,000 आपने दिया फीस, और अगले साल आपको 43,000 देना है, और उसके अगले साल फिर 63,000 देना है,
क्या अफोर्ड कर पाएंगे? मैं हमारे स्टाफ रूम में जब 2 साल पहले डिस्कशन हुआ था तो एक महानुभाव ने कहा था कि अरे बहुत पैसा है लोगों के पास, डेटा भरते हैं 800 का 900 का, बहुत पैसा है लोगों के पास। तो ये वो उनकी समझ है। और जो ये ठगों की सरकार है, जो ठग है, जिनमें जीन है ठगों का, वो लूटने में सिर्फ माहिर है। आप देखेंगे कि दलालों की सरकार है, सीधे सीधे मुहैया नहीं करा रहे हैं स्वास्थ्य के वो एजेंट रखे हैं कि आप इंश्योरेंस कराइए, आप जो है आयुष्मान भारत के सदस्य बनिए, उसका पेमेंट प्राइवेट को जाएगा, तो वो डायरेक्ट आपका इलाज होता नहीं है, पेमेंट चला जाता है। सुधांशु जी, वही सवाल आपसे, इतनी चुप्पी क्यों है भाई? नहीं देखिए, यही मेरे भी इसमें यही था कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि जिन घरों को ये दिक्कत महसूस होनी चाहिए, जिन परिवारों को, जिन छात्रों को महसूस होनी चाहिए, और हम लोगों ने ये कोई बहुत लंबा समय नहीं गुजरा है, 5 साल पहले तक, 4 साल पहले तक भी ऐसा था। मतलब मैं कह सकता हूँ कि कोविड से पहले तक भी ये था कि अगर कोई थोड़ा भी कहीं पर फी हाइक होता था तो लोग विद्रोह करना शुरू कर देते थे, विरोध शुरू हो जाता था। अब आश्चर्यजनक ये है, एक तो देखिएगा आप, एक चीज जो गौर करने की है कि पूरे देश के अंदर जो स्टूडेंट यूनियन है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, उसकी जो धमक थी वो भी लगभग कमजोर पड़ गई। और ये आपको अक्रॉस द, इवन आप जेएनयू का भी आज उठाकर देखोगे तो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन भी वो इफेक्टिव नहीं रह गया है, उस तरह के वहां भी धरना प्रदर्शन और बाकी अपने न्याय के लिए लड़ने की जो चीजें हैं वो नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय लड़ रहे हैं सर, वो अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी चल रहा है आंदोलन। हाँ, वो ताकत नहीं रही। वो चीज जो धमक थी, जो जेएनयू उतरने का मतलब होता था कि जेएनयू उतर गया, तो वो उसकी कई सारी, देखिए बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है ना। अब दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर चलो टोकनिज्म ही होता था, एटलीस्ट जो टोकनिज्म भी होता था वो टोकनिज्म भी नहीं है। एक मतलब आश्चर्य ये है कि ये जैसे इस तरह की फी हाइक हो रही है, कम से कम सोशल मीडिया के जमाने में सोशल मीडिया तक में चर्चा नहीं। और जो परिवार वहां पर 80,000 का फी जाकर हिंदू कॉलेज में भर रहा है, उसमें से भी कोई उफ नहीं कर रहा, कोई पब्लिक में इस चीज को, डिबेट को लेकर नहीं जा रहा। तो ये और चौंकाने वाली बात। अब आश्चर्य देखिए इसलिए कि कई सारे इन दिनों मैंने देखा, पिछले दिनों में बहुत सारे बच्चे जो आपको इधर उधर करते हुए मिल जाएंगे कि मुझे 5,000 की मदद कर दीजिए, मुझे जैसे आप रिपोर्ट करें, तो ऐसे हम लोग भी मतलब आज के दिन हमारे से भी कई बार बच्चे संपर्क कर रहे हैं, तो कई बार कुछ शिक्षक आपस में मिलकर दे भी रहे हैं, कई कॉलेजों से सूचनाएं आ रही हैं। लेकिन ये तो कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ ना। हम लोग ये तो चलिए ठीक है, कोई व्यक्तिगत स्तर पर हम लोग करते रहे, उससे क्या हो जाएगा, उससे देश के स्तर पर कितना हम क्या बड़ा बदलाव करेंगे। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इट हैज टू बी एड्रेस्ड पॉलिटिकली। यस, पॉलिटिकल मैं वही कह रहा था कि पॉलिसी, ये तो पॉलिसी मैटर्स है, और पॉलिसी मैटर्स का मामला अगर देश के पार्लियामेंट के अंदर नहीं गूंज रहा, देश की विधानसभाओं में इसकी आवाज नहीं उठ रही, इसको लेकर कोई बड़ा ह्यू एंड क्राई आम जनता के बीच नहीं हो रहा। और उस समय में आप देखिए, अभी आंकड़ा आया है ना कि भाई देश की कितनी मतलब 1% आबादी के पास देश का कितना संसाधन पहुंच गया, और बाकी लोगों की हालत क्या बन गई है। तो वो पूरा उस रिपोर्ट कार्ड के बाद भी अगर वो लोग जिनको ये इम्पैक्ट कर रहा है, अगर वो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि एटलीस्ट मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, और ऐसे हजारों छात्र और प्रोफेसर या डॉक्टर इंजीनियर आज देश में बने हुए, जिनको अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना होता तो नहीं पढ़ पाते, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए एक तरह से मुफ्त में हम लोगों ने पढ़ लिया, तो आज बोल पा रहे हैं, अपना भविष्य बना पाए हैं, अपने साथ साथ जितना हो पाएगा समाज और देश के भविष्य के साथ भी काम करेंगे। और एक महत्वपूर्ण चीज जो ये स्पेशली उनके लिए है, जो खास करके SC ST एंड OBC और जो पिछड़ा तबका है, जो वंचित तबका है, उनके अंदर तो ये सवाल जरूर उठना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि जो देश, मतलब अभी तो चल रहा है ना 2047 में हम विकसित भारत हो जाएंगे, विश्व गुरु तो तुरंत बनने वाले हैं, विश्व गुरु तो अभी बन गए हैं, शुरू तो बन रहे हैं, बड़ा काम हो रहा है, यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं, फिर पता नहीं फिर कैसे शुरू हो जाता है। तो वैसे तो बहुत सारे काम हो ही रहे हैं, लेकिन मेरा ये है कि भाई हमारी अपनी चिंता तो ये होनी चाहिए नहीं कि भाई जब इतनी बड़ी दावेदारी है, तो उस एक मतलब सरल सा उदाहरण मतलब दर्शकों के लिए, कि अगर आपके घर में ये रहे कि आपके पास ऑप्शन चुनने का रहे कि बच्चे को पढ़ाना है
और उसके एक तरफ ऑप्शन है बच्चे को पढ़ाने पे खर्च करना है और दूसरे तरफ ऑप्शन है कि एक बढ़िया सा टीवी खरीदना है, एक बढ़िया सा फ्रिज खरीदना है। तो एक परिवार क्या करेगा? पढ़ाएगा ना। तो जब पढ़ाएगा तो देश भी तो वही चीज है ना, चमकती सड़कें, पता नहीं वो बुलेट ट्रेन चल ही रहा है, इसके बरक्स में हमारा पढ़ना लिखना छूट जाए तो ये तो साजिश है। सिंपली ये चीज समझनी पड़ेगी CST OBC परिवारों को। चलिए विनय, फाइनल कमेंट आपका, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। जी जी भैया, ये सबसे बड़ा चीज है कि मैं देख पाता हूँ कि हिंदू मुस्लिम का जो हमारे कैंपस में जो बच्चे हैं ना, हिंदू मुस्लिम का गुटखा खा रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम वाला गुटखा, और उस गुटखा खाने के बाद उनको एक बिल गेट्स का दिखता है चेहरा को चाय वाला के साथ है, वो जो कि चाय वाला करोड़पति है। तो उसका जो रोल मॉडल है, जानबूझ करके बड़े प्रायोजित तरीके से ऐसे रोल मॉडल्स गढ़े जा रहे हैं जो चाय वाला हो, जो ठेला वाला हो, और जो इस तरीके के जो सो कॉल्ड नवाचार, आजकल नवाचार में लगा हो, इस तरीके से धीरे धीरे उस तरीके से इमेजेस। बिल गेट्स किसी साइंटिस्ट के साथ क्यों नहीं खड़ा है? बहुत सारे झारखंड में ऐसे बच्चे जो पानी से एक्सपेरिमेंट कर रहे, गाड़ी को चलाना, आया पेपर में, बहुत कुछ कोशिश हो रही, उन वैसे बच्चों के साथ वो नवाचार उसको क्यों नहीं मान रहे? बिल गेट्स उन साइंटिस्टों के साथ क्यों नहीं खड़ा है? बहुत सारे ऐसे प्रतिभावान हैं। तो वो जानबूझ करके चाय वाले के साथ खड़ा है, क्योंकि अभी ये वक्त है कि जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने भी पढ़े तबके हैं, उनको डिमोरलाइज किया जा रहा है जानबूझ करके, उनको उनकी प्रमोशन सही समय पर नहीं दे करके, उनको घंटी आधारित शिक्षक बना करके। सारा टैलेंट है, JRF कॉम्पीट कर गया बच्चा और घंटी आधारित शिक्षक होकर के पढ़ा रहा है। तो ये एक ऐसा समय है जहाँ पैसे से ऐसा कम कर दो कि उसे डिमोरलाइज हो जाए। उसके पास जो उतना सारा ज्ञान का, लोग उससे पूछे इतना ज्ञान लेके तुम कर क्या रहे हो? जो चाय वाला देखो लोग कितना आगे बढ़ गए हैं। तो इस तरीके के जो इमेजेस, डिमोरलाइजेशन का समय, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको डिमोरलाइज किया जा रहा है, और यूनिवर्सिटीज उसमें बहुत ज्यादा आगे चढ़ के उसको एजेंसी की तरह काम किया जा रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ जी कि अभी जो रील्स का जो नशा है, ये सारी चीजें बहुत, वो उन्होंने ना वो माइक टेस्टिंग कर लिया है। उन्होंने वो आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उन्होंने माइक टेस्टिंग कर लिया, थाली बजवा करके, कैंडल जलवा करके, वो गणेश जी को दूध पिला के, बहुत दिनों से माइक टेस्टिंग हो रही है। और वो समझ गए कि यहाँ के जो बच्चे हैं सावन में पढ़ाई लिखाई छोड़ के कांवरिया वो जाएंगे, वो कहीं और उनका एक उनको टारगेट टास्क, और हर वीक उनको टास्क मिल रहा है बच्चों को, अभी आपको ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीजें। तो बच्चे बड़े भटक से गए हैं, आप मुझे लगता है। हाँ सूरज जी, बहुत बड़ी साजिश। कंक्लूडिंग देखिए, वो अब आप गौर करेंगे कि इस देश में जिन राज्यों में सबसे अधिक लिटरेट राज्य है वो केरल है, और उसका कारण ये है कि केरल में शिक्षा पर खर्च और शिक्षा का जो लोगों को जो खर्च करना पड़ता है वो सबसे कम है, और सरकार की का खर्च सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक राजकीय प्रोत्साहन के साथ जिस राज्य में शिक्षा चल रही है, वहां प्राइमरी स्कूल से लेकर बड़े स्कूलों तक, और आप देखे होंगे कि क्यों CUET लागू करने के पीछे क्या एक कारण दिया गया था। सुधांशु जी बैठे हुए हैं आपके हिंदू कॉलेज में, CUET के पहले जो बोर्ड के एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स के साथ एडमिशन होता था, उसमें साउथ के बच्चे और खासतौर से केरल के बच्चे बड़ी संख्या में हिंदू कॉलेज और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आने लगे। उनको नहीं लाना है तो CUET में कौन करेगा? तो इस देश का जो सबसे बड़ा घोटालेबाज है NTA, वो करेगा, जो नीट में लोगों से पैसा लिया है। एक आंदोलन हुआ डॉक्टर रतन लाल जी, बड़े भाषण हमने सुने संसद में, सड़क पर कोई आया, देश को लूटा गया, युवाओं को लूटा गया है, और इस तरह से लूट मची हुई है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आपने खुद कई बार कहा है भाषणों में कि क्या शिक्षा कहीं भी आता है? शिक्षा को नहीं लाना। और मैं जानता हूं अभी विपक्ष के बड़े नेता है, सुधांशु जी भी उनको बड़ी इज्जत देते हैं बिहार में, वो चुन के क्रिमिनल्स को टिकट देते हैं, और एक जगह है फलना क्रिमिनल है तो उससे बड़ा क्रिमिनल को हम देंगे। वो शिक्षक प्रोफेसर को देख के, नहीं सुन लीजिए, ये बड़ा ये प्रश्न है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं। जहां पे जब आपकी सोच ही होगी कि शिक्षित लोग से हमें परेशानी है, शिक्षा से हमें परेशानी है, तो आप गाय गोबर और गौमूत्र के तरफ आप भी जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं। और जो एनी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 220 क्या है? 3 स्तर है सर,
अमीर लोगों के लिए अलग शिक्षा, जो मिडिल क्लास लोग है उन लोग को वो जो कॉल सेंटर्स में जाने वर्ण के लिए अलग व्यवस्था वाली शिक्षा। शिक्षा है, वर्ण और व्यवस्था सुन वाली लीजिए, शिक्षा। और सबसे नीचे तबके जो है उनको कोई शिक्षा नहीं, उनको गाय गौमूत्र और वो गोबर में लिपटे रहने दीजिए। ये 3 टायर एजुकेशन सिस्टम इस सरकार में चल रहा है। अमीर लोगों के लिए सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। कुछ दिन में हमारा कॉलेज भी अडानी कॉलेज, स्वामी श्रद्धानंद से नाम इसका अडानी कॉलेज हो जाएगा, और दिल्ली विश्वविद्यालय अडानी यूनिवर्सिटी बन जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति आने के पहले अगर हम जगह नहीं पाए तो हम शायद दोषी तो होंगे ही, लेकिन हमसे बड़ा दोष उस वर्ग का चलिए, है हमारा जो दोष भुक्त नहीं है, भोगी। हम लोग पढ़ाते हैं, हमारा काम पढ़ाना, रिसर्च करना है, समय समय पर लोगों को जागृत करना है। ना हम जैसे चारों न वोट लेते हैं, न चंदा लेते हैं, अपने खर्चा से ये सब चलता है, जो भी कार्यक्रम चलता है। इसलिए एक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो लिखे, पढ़े, बोले। कितने सड़क पे आएंगे, ये नेताओं का काम है, पॉलिटिकल पार्टी और सामाजिक संगठनों का काम है। दुखद यह है कि जहाँ सामाजिक न्याय की सरकारें रही, वहां भी शिक्षा की हालत बहुत खराब। शुक्रिया, आप देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया आप सभी का।